एक अकेला इंसान जिसने यूरोप और फ्रांस की नींद उड़ा रखी है। कुछ लोगों का जन्म इतिहास बनाने के लिए होता है। दुनिया के सबसे चर्चित 38 साल के प्रेसिडेंट की कहानी है ये। एक आदमी जिसे विश्व का एक बड़ा तबका डिक्टेटर यानी कि तानाशाह मानता है, तो एक बड़ा तबका वो है जो इसे एक नेता, एक लीडर मानता है। यह आदमी सिर्फ 34 साल का था जब इसने अपने देश का तख्ता पलट कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले लिया। एक आम आर्मी कैप्टन, ना कोई बड़ा खानदान, ना कोई दौलत और ना ही कोई बड़ा बैकअप, और आज सिर्फ कुछ सालों में ये दुनिया के करोड़ों लोगों का हीरो बन चुका है। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक लोग इसकी तस्वीरें लगाते हैं, इसके नाम के गाने बनाते हैं। एक ऐसा लीडर जिसने अपने देश से फ्रेंच आर्मी को भगा दिया, अपने सोने के खदानों को विदेशी कंपनियों से छीन लिया और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को खुलेआम ललकारा। रिपोर्ट्स कहती है कि उस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार जानलेवा हमले हुए और कूप की साजिशें भी कई बार हो चुकी हैं। कुछ उसे अफ्रीका का नया चे गुवेरा यानी कि एक मसीहा कहते हैं और कुछ उसे एक नया डिक्टेटर यानी कि तानाशाह कहते हैं। एक ऐसा मिलिट्री रूलर जो सवाल पूछने वालों को जेल में डाल देता है। तो सच आखिर है क्या? इब्राहिम ट्रोरे एक लीडर है या एक डिक्टेटर? आज हम इस आदमी की पूरी कहानी को जानेंगे, उसका जन्म, उसका संघर्ष, वो कूप जिसे उसने फेमस किया, उसके रिफॉर्म्स, दुनिया में उसका रिश्ता और वो सच में आखिर है क्या। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री से जुड़े या कंट्रीज से जुड़े इतिहास के बारे में जानना है तो चैनल को विजिट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी बहुत लंबी नहीं होगी, पर मैं कोशिश करूंगी कि इब्राहिम की पूरी जिंदगी को कवर किया जाए, खास करके अब तक, तो थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना है। इस कहानी को समझने के लिए पहले उसके देश को समझना होगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई। बर्किना फासो, वेस्ट अफ्रीका में सहारा के किनारे बसा एक छोटा लैंडलॉक्ड गरीब देश। नाम का मतलब है ईमानदार लोगों की धरती, लेकिन इसके पीछे एक दशक से यह धरती आग में जल रही है। अल-कायदा और ISI से जुड़े आतंकवादी ग्रुप इस देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके थे। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए। 2021 तक देश की 1/4 आबादी को खाने के लाले पड़े थे। वो लोग बेसिक जरूरतों की चीजों के लिए भी सोच रहे थे। सरकार बेबस थी, लोग गुस्से में थे और इस आग में 2 बार तख्ता पलट हुआ। पहला जनवरी 2022 में एक कूप था, फिर दूसरा 8 महीने बाद सिर्फ सितंबर 2022 में एक और इस दूसरे कूप में एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। एक 34 साल के आर्मी कैप्टन की, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचा कैसे? चलिए उसके बचपन में चलते हैं ताकि असलियत में इब्राहिम की कहानी को और बेहतर समझ सकें। जन्म 14 मार्च 1988, बर्किना फासो के एक छोटे से कस्बे बोंडोकोय, कुछ रिकॉर्ड्स इसे केरा भी कहते हैं, में इब्राहिम ट्रोरे का जन्म हुआ। एक सादा ग्रामीण परिवार। उसके दोस्त और उसके टीचर्स कहते थे कि इब्राहिम बहुत शांत लेकिन बहुत ही टैलेंटेड विद्यार्थी है। वो पढ़ाई में काफी तेज। उसने राजधानी ओएगाडोगो की यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी की पढ़ाई की, यानी कि भूविज्ञान, और ऑनर्स के साथ साथ ग्रेजुएट हुआ। यानी जो आदमी आज सारे सोने के खदानों को कंट्रोल कर रहा है, उसने इसके पीछे के साइंस को भी पढ़ा और समझा है। यूनिवर्सिटी में वो 2 ग्रुप से जुड़ा। पहला एक मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन और दूसरा एक मार्क्सिस्ट स्टूडेंट ग्रुप ANEB। इस वक्त उसके अंदर 2 तरह की धारणाएं या 2 तरह की भावनाएं पनप रही थी। पहला अपनी पहचान पर गर्व करने की और दूसरा नाइंसाफी के खिलाफ गुस्सा। 2009 में इब्राहिम आर्मी में भर्ती हुआ। उसने मोरक्को और फ्रांस में ट्रेनिंग ली और फिर वो उस जंग में उतरा जिसने उसे बदल दिया, आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई। वो UN के पीस कीपिंग मिशन में माली गया और 2018 में टिम्बकटू में के इलाकों में रिबेल हमलों के बीच उसने अपनी बहादुरी की वजह से अपनी पहचान बनाई। धीरे धीरे आर्मी में उसका प्रमोशन होने लगा, लोग उसे जानने लगे। लेकिन फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए उसने कुछ और देखा जिसने उसको अंदर से और बदल दिया। अपने साथी सैनिकों की तकलीफ, उनके टाइम पर सैलरी नहीं मिलना, हथियार पुराने होने और वहीं लीडर्स का दूर AC के कमरों में सोना, आराम करना और केवल हुक्म देना। इब्राहिम 2020 तक कैप्टन बन चुका था और साथ ही साथ इन नाराज सैनिकों की आवाज भी बन गया था।
और यही गुस्सा एक दिन इनकलाब में धीरे धीरे बदलने वाला था। फिर साल 2022 महीना था जनवरी। एक कूप ने पुरानी सरकार को हटाया और कॉलोनियल डम्बीबा सत्ता में आया। इब्राहिम ने कूप का साथ दिया, लेकिन केवल 8 महीने में हालात और बिगड़ गए। आतंकवादी हमले बढ़ने लगे। सितंबर 2022 में एक और बड़ा हमला हुआ और इस बार देश में फिर से तख्ता पलट हुआ। 11 सैनिक मारे गए। सब्र का बांध टूटने लगा। 30 सितंबर 2022 को इब्राहिम ने अपने स्पेशल फोर्स यूनिट, जिसे कोबरा कहते थे, के साथ कॉलोनियल डमीबा को भी सत्ता से हटा दिया और 6 अक्टूबर 2022 को सिर्फ 34 साल की उम्र में इब्राहिम दुनिया के सबसे यंग हेड ऑफ स्टेट बन गया। लेकिन कूप तो बहुत आम बात थी। इस रीजन में तरोते को जो अगला जिसका सामना करना था वो था आतंकवाद और बाहरी देशों का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप। इसी बीच तरोते ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने उसे सबसे अलग बना दिया। उसने सीधा निशाना बनाया फ्रांस पर। बर्किनो फासो फ्रांस का पुराना कॉलोनी था और इब्राहिम ने कहा कि असली प्रॉब्लम सिर्फ आतंकवाद नहीं, बल्कि वो विदेशी ताकतें हैं जो अफ्रीका को अंदर ही अंदर लूट कर खोखला बना रही हैं। फरवरी 2022 में उसने फ्रेंच आर्मी को बर्किनो फासो से बाहर निकाल दिया। फ्रेंच राजदूत को भगा दिया। फ्रेंच भाषा की जगह लोकल भाषाओं को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और वो रशिया, चाइना और टर्की के और करीब हो गया। उसका एक ही नारा था, एक नारा जो कहीं ना कहीं हर युवा के दिल में बस गया था। उसका नारा था होमलैंड और डेथ वी विल विन। और ये नारा पूरा अफ्रीका के नौजवानों के दिल में उतर चुका था। अब वो काम जिसने इब्राहिम को एक लीडर से एक हीरो बनाया। बर्किनो फासो अफ्रीका का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन दशकों से उस सोने के पूरे जो मुनाफे हैं उसमें विदेशी कंपनियों का बड़ा भागीदारी है, उनका हिस्सा है और आम जो बर्किनीज लोग हैं वो आज भी गरीब हैं। इब्राहिम ने इस पूरे खेल को बदलने की ठानी। उसने कानून बनाया कि हर विदेशी माइनिंग कंपनी को सरकार को 15% हिस्सा देना होगा और लोकल लोगों को साथ साथ स्किल्स सिखानी होगी, तभी वो यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। उसने एक सरकारी माइनिंग कंपनी बनाई। उसने कच्चे सोने के एक्सपोर्ट को सबसे पहले रोका और देश की पहली गोल्ड रिफाइनरी बनाने का ऐलान किया ताकि सोना यहीं रिफाइन हो और पैसा यहीं देश में हो। उसने 2 बड़े गोल्ड माइंस को कंट्रोल विदेशी हाथों से छीन लिया। और सिर्फ सोना नहीं, रोटी भी। इब्राहिम ने खेती पर बहुत जोर दिया, किसानों को ट्रैक्टर, सीड्स और सपोर्ट दिया। दिसंबर 2025 में उसने बहुत बड़ा दावा किया। उसने कहा कि बर्किना फासो ने फूड सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली है, यानी अब वो देश जिसके पास बेसिक खाने के पैसे नहीं थे, अब वो देश सेल्फ सफिशिएंट है, अपना खाना खुद बना रहे हैं, खुद उगा रहे हैं। अब वो इंपोर्ट पर निर्भर नहीं है। एक ऐसा देश जो कभी बेसिक ह्यूमैनिटेरियन एड पर जिंदा था, उसके लिए ये बहुत बड़ा दावा था। उसने मिनिस्टर्स की महंगी तनख्वाह और गाड़ियां कम की, अपनी सैलरीज भी कम रखी और IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से लोन लेने से इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं इब्राहिम इस पूरे लोन ट्रैप को समझ गया था कि जितनी बार आप लोन लेते हैं उस ट्रैप पे फंसते जाते हैं। उसने कहा हम भीख नहीं लेंगे, अपनी मेहनत से जिएंगे, अपनी मेहनत से खाएंगे। लोग उसे थॉमस संकारा, बर्किनो फासो के उस महान क्रांतिकारी नेता जो 1987 में मारा गया था, का पुनर्जन्म कहने लगे। अगर आपको थॉमस संकारा पे भी वीडियो चाहिए डिटेल में तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है, मैं उन पर वीडियो ज़रूर बना दूँगी। धीरे धीरे वो हर तरफ छाने लगा, एक ग्लोबल सोशल मीडिया फिनोमेना। उसकी अच्छी इंग्लिश, उसकी करिश्माई रेड बेरेट और वो अंदाज सब वायरल होने लगा। अफ्रीका से लेकर कैरेबियन और अमेरिका तक ब्लैक कम्युनिटीज उसे अपनी पहचान और गर्व का प्रतीक मानने लगे। और फिर साल 2025 अप्रैल में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे और भी बड़ा बना दिया। US अफ्रीका कमांडो अफ्रीकॉम के कमांडर माइकल लैंजले ने US कांग्रेस में इब्राहिम पर इल्ज़ाम लगाया कि वो देश के सोना को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यानी उसे एक करप्ट लीडर बताया अमेरिका के कांग्रेस में। लेकिन यहाँ उसका जो रिएक्शन हुआ, उसने पूरे के पूरे अफ्रीका को हिला करके रख दिया और ख़ास करके अमेरिका पर कई सवाल खड़े किए। यहाँ सब कुछ उल्टा पड़ गया। पूरा अफ्रीका और ख़ास करके डिस्पोरा में लोग इब्राहिम के समर्थन में एक तूफान बन करके सामने खड़े हुए।
लोगों ने इसे एक सच्चे अफ्रीकन लीडर को बदनाम करने की वेस्टर्न साजिश के रूप में देखा। अप्रैल 2025 को हजारों लोग कैपिटल के नेशन स्क्वायर में इब्राहिम के समर्थन में उतर आए। उसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई और 10 मई 2025 को वो मॉस्को में पुतिन से मिला और कहा, जो आतंकवाद हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंपीरियलिज्म से आता है और हम उससे लड़ रहे हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है जिसको जानना और समझना भी जरूरी है। कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स कहते हैं जो इब्राहिम के बारे में उनकी तस्वीर है उसमें कई पहलू हैं। पहली बात है कि डेमोक्रेसी। इब्राहिम ने आखिर वादा किया था जब वो सत्ता में आया था कि वो जुलाई 2024 में इलेक्शंस करवाएगा और लोकतंत्र वापस आएगा, लेकिन वो इलेक्शंस कभी हुए ही नहीं। उसकी सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भी देश पर बोझ कहकर खत्म कर दिया और अपनी सत्ता को 2029 तक बढ़ा दिया। और शायद इसको डिक्टेटरशिप ही कहते हैं, जहां पर आपके देश में कोई चुनाव नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं और आपकी सत्ता बस बढ़ती जाए। और कहीं ना कहीं ये वो बात है जो इब्राहिम को कटघरे में लाकर खड़ी करती है। दूसरी और ज़्यादा गंभीर विरोध का दमन, यानी कि ह्यूमन राइट ग्रुप्स और रिसर्चर्स का आरोप है कि इब्राहिम ने सरकार के जर्नलिस्ट, जजेस, सिविल सोसाइटी लीडर्स और पॉलिटिकल विद्रोहियों को निशाना बनाया एक खौफनाक तरीके से। कई आलोचकों का कहना है कि उसने ज़बरदस्ती उन्हें आर्मी में भर्ती करके आतंकवाद के अगेंस्ट फ्रंट लाइन पर भेज दिया। एक तरफ इसको सज़ा के तौर पर ही देखा जाएगा क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आर्मी में जाकर लड़ने के लिए बने नहीं थे, उसके बावजूद उन्हें भेजा गया और वो लोग मर रहे हैं। उसके बाद जो बचे उन्हें जेल में डाल दिया गया। जिहाद ग्रुप्स को कंट्रोल किया गया, जो भी अगेंस्ट बोलता इब्राहिम के उसको किसी न किसी तरीके से जेल में डाल दिया जाता। तीसरा, इब्राहिम ने फ्रांस आर्मी को तो हटाया, लेकिन उसकी जगह रशिया के वैगनर, जो कि अफ्रीका कूप है, अब उनको जगह दिया, उनको बुलाया। आलोचक पूछते हैं कि क्या ये सच में आज़ादी है या सिर्फ एक विदेशी मालिक को दूसरे में बदलना। और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन जैसी संस्था कहती है कि वो बार बार कूप और जो कह सकते हैं एसेसिनेशन की साजिशें का इस्तेमाल अपने विरोधियों को जेल में डालने के बहाने के रूप में करता आया है। तो एक तरफ एक क्रांतिकारी जो अपने देश को आज़ाद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक मिलिट्री रूलर जिसने इलेक्शंस रोक दिए, विरोध कुचल दिया और एक नए विदेशी रिश्ता जोड़ लिया। दोनों तस्वीरें एक साथ, दोनों तरफ सच है और यही इब्राहिम को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। तो दुनिया और खास करके इंडिया इसे इतने गौर से क्यों देख रही है? आखिर इब्राहिम भारत में चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि इब्राहिम सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, वो एक बदलती सोच का चेहरा बन गया है। उसने माली और नाइजीर के साथ मिलकर अलायंस का सहल स्टेट्स बनाया और तीनों ने ECOWAS वेस्ट अफ्रीका के उस रीजनल ग्रुप जिसे फ्रेंच का पिट्टू मानते थे वो छोड़ दिया। दिसंबर 2025 में वो इस नई सहेल कॉन्फेडरेशन का प्रेसिडेंट बन गया और ये एक बड़ा मैसेज है कि अफ्रीका के देश अब वेस्टर्न ताकतों के इशारे पर नहीं चलना चाहते। ये वही ग्लोबल साउथ की सोच है जिसे इंडिया भी कहीं ना कहीं अपने अंदर लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अपनी शर्तों पे जीना, किसी एक तरफ ना झुकना। इसीलिए इब्राहिम की कहानी सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए एक प्रयोग यानी कि एक एक्सपेरिमेंट बन गई है। क्या एक गरीब देश जो इतने बुरे हालात से गुजर रहा था, ताकतों से बाहर निकलकर आज़ाद होकर जब अपनी शर्तों पे जी सकता है, तो बाकी देश आखिर क्यों नहीं? लेकिन यह प्रयोग अभी अधूरा है। उसकी सफलता दो चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला शांति और दूसरा समृद्धि, और वो रास्ता आज भी खतरों से भरा हुआ है। तो ये थी इब्राहिम ट्रोए की कहानी, एक 34 साल का कैप्टन जो एक जलते हुए देश का नेता बना, जिसने विदेशी ताकतों को ललकारा, अपने सोने पर हक जताया और करोड़ों लोगों के दिल में उम्मीद जगाई, जिसने उसी वक्त इलेक्शंस भी रोक दिए और अपने विरोधियों को चुप भी करा दिया। कहीं ना कहीं ये दोनों चेहरे हैं और इसीलिए मैंने कहा कि इब्राहिम को एक बड़ा तबका लीडर यानी कि नेता, तो एक बड़ा तबका तानाशाह यानी कि डिक्टेटर मानता है। तो वो कौन है, इसके दो जवाब हैं और दोनों ही सच हो सकते हैं। इतिहास ऐसे ही नेता को याद रखता है जो कभी हीरो के रूप में तो कभी डिक्टेटर के रूप में आया हो। कभी कभी एक ही इंसान दोनों भी हो सकते हैं। पर असली सवाल ये नहीं कि वो अभी क्या कर रहा है और क्या है, असली सवाल ये है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल आखिर में किस तरीके से करता है। क्या लोगों को आज़ाद कराने के लिए या फिर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए? और यही जवाब उसे हीरो या विलन बनाएगा।
अब थॉमस संकारा, जिसे त्रोते कहीं ना कहीं अपना आदर्श मानता है, भी एक ऐसा ही करिश्माई क्रांतिकारी था और उसे अपने ही करीबी दोस्त ने 1987 में मार दिया था। इतिहास की ये छाया आज भी इब्राहिम के पीछे खड़ी है, क्योंकि बड़ा तबका है जो इब्राहिम के अगेंस्ट है और ऐसे में उस पर कई बार हमले हो चुके हैं और उसकी ज़िंदगी हमेशा कहीं ना कहीं अज्ञात लोगों को और अज्ञात ऐसे लोगों को जो उसका भला नहीं चाहते के साथ घिरी हुई है। तो अब आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बताइए कि इब्राहिम त्रोते एक ताकतवर लीडर है जो अफ्रीका के इतिहास को बदलेगा, या एक डिक्टेटर जो मीत के नाम पर ताकत पकड़ रहा है और केवल अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाएगा, जैसे 2029 तक उसने अपनी सत्ता को आगे बढ़ा दिया है। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस पूरी कहानी और इस यंग लीडर के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेक सेंस को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे जाकर के देखिए, आपको बहुत बेहतरीन स्टोरीज मिल जाएंगी। हमने पोल पोर्ट से लेकर ओशो से लेकर फूलन देवी सब पे डॉक्यूमेंट्रीज फॉर्म में वीडियो बनाई है, उनकी पूरी कहानी, साथ साथ देशों की डार्क रियलिटी, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, उन पर भी वीडियो बनाया। चैनल पर जाकर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हाइप ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।